नमस्कार, जट टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दो दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ और विकास नगर में करेंगे प्रचार। कल हरिद्वार में रोड शो। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भाजपा में शामिल होने की बात को नकारा। कहा, चुनाव के वक्त ऐसी अफवाहें आम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, आलाकमान ही करेगा फैसला। 2021 में हुए थे निष्कासित। भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले कांग्रेस से बीजेपी में आए अतुल सिंह। करण माहिरा को अधूरी जानकारी, कानूनी कार्रवाई की कही बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नोटिस का इंतजार। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी अरेस्ट। यूपी के बरेली से पकड़ी गई साफिया धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज मुकदमा। उत्तरकाशी में एफएसटी की कार्रवाई। नौगांव में 26 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त। आईटी विभाग को सौंपी राशि। घर से अवैध शराब भी पकड़ी। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे पिथौरागढ़ जाएंगे और देव सिंह ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विकास नगर देहरादून में जनसभा करेंगे। देर शाम देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। 5 अप्रैल को हरिद्वार में जेपी नड्डा का रोड शो होगा। साधु संतों के साथ भी बैठक कर आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद हरिद्वार लोकसभा के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बीजेपी के लगभग 14,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे थे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे पिथौरागढ़ जाएंगे और देव सिंह ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विकास नगर देहरादून में जनसभा करेंगे और देर शाम देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी में बैठक लेंगे। 5 अप्रैल को हरिद्वार में जेपी नड्डा का रोड शो होगा। साधु संतों के साथ भी बैठक कर आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हरिद्वार लोकसभा के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर रहे थे और आज जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं 2 दिन के दौरान? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और वो 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। यानी कि आज वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रवास पर उत्तराखंड में ही रुकेंगे। और उत्तराखंड के बाद यानी कि कल की अगर बात करनी जाए तो कल वो हरिद्वार में एक रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। इससे पहले की अगर बात कर ली जाए आज की, तो जेपी नड्डा आज जो अल्मोड़ा संसदीय सीट है उसके अंतर्गत जो पिथौरागढ़ जिला आता है वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद जो टिहरी लोकसभा सीट है देहरादून के अंतर्गत, वो विकासनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तकरीबन 11 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 12 बजे वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जो हम बात कर रहे थे कि विकासनगर में वो आने वाले हैं और एक जनसभा को वो वहां पर संबोधित करेंगे। वहीं आज शाम को ही जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी है उसकी बैठक लेंगे। क्या क्या कार्य योजनाएं वहां पर बनाई जा रही हैं, इन सब को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इसके बाद
कल एक रोड शो को प्रतिभाग करेंगे। जो रोड शो होना है वो जो हरिद्वार से प्रत्याशी हैं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पक्ष में वो रोड शो करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हरिद्वार में जितने भी साधु संत हैं उनके साथ बैठक करेंगे और अपना जो मत है, साधु संतों का जो मत है वो भाजपा के पक्ष में करने की उनसे कोशिश करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इसी के साथ ही साथ तकरीबन जो संख्या है वो 14,000 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठक करने वाले हैं उत्तराखंड में इस दौरान। वहीं पिछले दिन देखा गया था, पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने जारी की थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब भाजपा लगातार जमीनी कार्य करने पर जुट गई है और साथ ही साथ लगातार कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए अपने स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड में ला रही है। जी श्रोता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने चुनाव प्रचार के साथ ही कार्यक्रम की श्रृंखला में भी बढ़ोतरी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा का बूथ नेता पद सभाओं के साथ बूथ स्तर पर 4 बैठक करेगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना का दिन हर बूथ पर मनाया जाएगा। इसी दिन माइक्रो डोनेशन की शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें 5 से लेकर के 2000 तक लोगों से अपील की जाएगी और 9 तारीख को भाजपा का हर कार्यकर्ता मतदान करने की अपील करेगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें भरथरी माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को जनता को बताएंगे। प्रचार के आखिरी दिन 17 तारीख को बीजेपी कन्या पूजन कार्यक्रम करेगी और हर कार्यकर्ता अपने घर में 11 कन्याओं का पूजन करेंगे और उनके हाथ पर कमल के फूल बनाए जाएंगे। 6 तारीख पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस हम हर बूथ पर भव्यता से मनाते हैं और उस दिन हर कार्यकर्ता अपने घरों पर कमल का झंडा लगाएगा। और जो माइक्रो डोनेशन का जो अपील हमने समाज से की है, जनता से की है, 50 रुपये 5 रुपये से लेके और 2000 तक का माइक्रो डोनेशन, ये लोकतंत्र के अंदर चुनाव में एक प्रकार से जब हम ऑनलाइन डोनेशन लेते हैं तो उसका एक प्रमाण सत्यता रहती है। उस कार्यक्रम को उस दिन चलाएंगे। अपना 9 तारीख को वर्ष प्रतिपदा है। वर्ष प्रतिपदा के दिन हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आम नागरिक से अपील करेगा मतदान करने का। लोकतंत्र के लिए सबसे अपील उसकी रहेगी, लोग अपने सब परिवारों से अपील रहेगी। कांग्रेस छोड़कर अतुल सिंह रावत पर कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कहा था कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वह लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। इसको लेकर अतुल सिंह रावत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष ने अधूरी जानकारी में बयान दिया है, जिससे उनको हानि पहुंची है। मामले में जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने जवाब देते हुए कहा कि वह भी उनके नोटिस का ही इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने जो उन्हें नोटिस थमाए थे वह भी उनके पास है। देखिए, मैं करण महाराज जी के बात का जवाब माननीय न्यायालय के माध्यम से दे रहा हूं और मेरी लीगल टीम उस पर काम कर रही है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि करण महाराज जी बतौर प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी हताशा, निराशा और बेहद, जिसको शुद्ध भाषा में कहेंगे कि हथियार डालने वाली स्थिति पे आज खड़े हो चुके हैं। स्वागत है, वो सलाह लें। मेरे पास भी जो उनको सरकार ने नोटिस दिए हैं, प्रशासन ने, वो नोटिस की कॉपी मेरे पास भी है। वो राजीव गांधी आवास योजना से संबंधित विषय है। वो नोटिस देंगे तो मैं तथ्यों के साथ मैं भी सामने आऊंगा। कोई मैं डरने वाला नहीं हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के भाजपा में शामिल होने की बात को सिरे से नकार दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि चुनाव के समय ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं। साथ ही ये भी बताया कि 2021 में मेरा भाजपा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अफवाहों के चलते मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया।
हालांकि दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत का निष्कासन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया गया है और उनकी सदस्यता ग्रहण करने का फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा। चुनाव के समय में इस तरह अफवाहें फैलती रहती हैं और मेरे साथ न जाने ऐसा क्यों होता है। कई बार लोग देखते हैं मैं दल बदलता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। 2021 में भी 22 में भी मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस समय भी इसी तरह अफवाहें उड़ाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और इस समय भी फिर कुछ लोग प्लानिंग से, मैं सोचता हूं कुछ लोगों पे मैं सोचता हूं इस तरह, क्योंकि मेरे अभी किसी से कोई बात इस मुद्दे पे हुई नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जाने। हरक सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वह वीआईपी कौन था जिसके चलते अंकिता भंडारी मौत के मुंह में समा गई। वहीं कांग्रेस के सवाल पर भाजपा विधायक विनोद चमेली ने जवाब देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी केस में बीजेपी सीरियस है। जिन लोगों की संलिप्तता थी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, साथ ही मामला कोर्ट में भी चल रहा है। स्पष्ट है कि अंकिता भंडारी कांड में बीजेपी बहुत सीरियस है। जिन जिन लोगों की उसमें संलिप्तता थी सब जेलों में पड़े हुए हैं। जो पार्टी से जिनका संबंध था वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अब कोर्ट का ट्रायल है, उसमें कोई बाहर से कुछ कर नहीं सकता। आप भी जानते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। हम उसमें, कांग्रेस तो उस पर राजनीति कर रही है, लेकिन हम उसमें उनसे ज़्यादा गंभीर हैं क्योंकि हम उस चीज़ को परिणाम तक पहुँचा रहे हैं, उनको सजा तक ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। बीजेपी जो भी उसके लिए करना होगा हम करेंगे। मंदिर में चोरी का जहाँ तक सवाल है ये विषय आया होगा, लेकिन ये हमारे स्थानीय, क्योंकि हम यहाँ भी एक बड़ी पार्टी है, हम यहाँ सरकार चला रहे हैं, ये मेरी सरकार का सब्जेक्ट। लोकसभा चुनाव के लिए गठित एफएसटी ने मुखबिर की सूचना पर नौगांव में एक व्यक्ति के घर से 26 लाख से ज्यादा की नकदी और शराब पकड़ी है। नकदी को घर में कट्टों में भर कर रखा गया था और दस्ते की टीम ने बरामद नकदी को सीज कर मौके पर पहुंची आयकर विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार एफएसटी की टीम को सूचना मिली थी कि नौगांव ब्लॉक के गढ़गांव में बलबीर सिंह पुत्र राम बहादुर के घर शराब रखी है। शराब पकड़ने के लिए गांव पहुंची टीम ने जब घर की तलाशी ली तो वहां से 4 पेटी अंग्रेजी शराब और भारी मात्रा में नकदी मिली। पूछताछ के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर टीम ने आयकर विभाग की टीम को बुलाया और नकदी उनके हवाले कर दी। हल्द्वानी के मलिक का बगीचा को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक बरेली से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साफिया को बीती देर रात हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह पुलिस अभिरक्षा में है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने बीती 22 फरवरी को साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी साफिया फरार चल रही थी, लेकिन बीती देर रात साफिया को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था जिसमें नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त है जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में ओपन टेनिस कुमाऊं कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। 6 अप्रैल से शुरू हो रही इस प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रतियोगिता में कुमाऊं क्षेत्र की कुल 5 टीमें भाग लेंगी।
प्रतियोगिता रानीखेत क्लब के टेनिस कोर्ट मैदान में खेली जाएगी, जिसमें 42 प्रतिभागी इस कप में शिरकत करेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमित गोयल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुमाऊं क्षेत्र की कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं। प्रत्येक टीम में अधिकतम 9 खिलाड़ी भाग लेंगे। क्लब के टेनिस कोर्ट्स में एक टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है, जिसका नाम है रानीखेत ओपन टेनिस कुमाऊं कप 2024। ये टीम चैंपियनशिप होगी और इसमें कुमाऊं के जिन जिलों में भी टेनिस खेला जाता है वहाँ सभी से जो है टेनिस के प्रतिभागी हर आयु वर्ग के, स्टार्टिंग फ्रॉम एज 17 जो भी हमारे यंगेस्ट प्लेयर हैं, और सबसे जो अधिक उम्र के खिलाड़ी उनकी उम्र है 77 साल। तो हर आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और इसमें 5 टीमें होंगी और ये राउंड रॉबिन पैटर्न में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 6 और 7 अप्रैल को होना है और ये इसको उत्तराखंड राज्य टेनिस एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। बुधवार देर शाम लोहाघाट के ग्राम सभा मझेड़ा के जंगल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मझेड़ा ग्राम प्रधान रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि हवा के साथ साथ आग तेजी से गांव की ओर पहुंच गई। उन्होंने बताया ग्रामीण पूरन चंद्र का मकान आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। गांव के ग्रामीण आग बुझाने पहुंचे और आग काफी विकराल थी, जिस पर उनके द्वारा फायर स्टेशन लोहाघाट तथा वन विभाग को फोन किया गया। दोनों ही टीमों के पहुंचने पर लोहाघाट के फायर कर्मियों वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला डूमक गांव के ग्रामीणों ने एक बार फिर से अपने ही गांव में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। डूमक गांव के ग्रामीण कई वर्षों से सड़क संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके साथ ही ग्रामीण कई बार अपने ही गांव में क्रमिक अनशन प्रदर्शन कर चुके हैं। अपने ही गांव में जन आक्रोश रैली में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। क्रमिक धरना प्रदर्शन के दौरान शासन और प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द डूमक गांव की सड़क संबंधित समस्याओं को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं और आज तक कुछ भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं अब ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। 3 महीनों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमें शासन प्रशासन ने अभी भी झूठे वादों में उलझा रखा है। रोड नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि रोड आएगी। अभी तक कुछ भी नहीं है, पर हमारे गांव में रोड नहीं आएगी तो हम वोट बहिष्कार करेंगे। उन्होंने जो है जनवरी से बहुत लंबा आंदोलन चलाया था। सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था कि तुरंत ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एक्शन PMGSY इन लोगों ने फ़ोन करके 20 जनवरी को बता दिया था कि तुम्हारी सड़क 7 दिन के अंतर्गत शुरू हो जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। 1.5 महीना गुजर गया। हम लोग झूठे वादों से त्रस्त आकर के इस समय जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें बर्फ हटाने के लिए लगभग 95 श्रमिक तैनात किए गए हैं। मजदूरों द्वारा रास्ते में आए भारी ग्लेशियर्स को काटते हुए मार्ग से बर्फ हटा दी गई है। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से वह पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है। 2024 की जो यात्रा व्यवस्था है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और तथा जो यहाँ पर कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे
यात्रा मार्ग को सुदृढ़ एवं सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास युद्ध स्तर पर जारी। उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह इंजीनियर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। एसपी सिंह इंजीनियर हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाओं में से एक ज्वालापुर विधानसभा से 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे का बड़ा चेहरा थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनके भाजपा में शामिल होने पर कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर एसपी सिंह इंजीनियर के अनुभव का फायदा लेते हुए भाजपा उन विधानसभा क्षेत्रों को भी जीतने की कोशिश करेगी जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कुनवा बढ़ रहा है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर एसपी सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खास तौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है उसमें काम को बढ़ाने के लिए हम इंजीनियर साहब का सहयोग लेंगे। देखिए, ये बदलाव का दौर है और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश की, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई है वर्ल्ड में इकोनॉमी में, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।